जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो एनडीए एनए 2021 का जो फर्स्ट पेपर था और जो सेकंड पेपर था वो 2020 में एक ही आया था। तो उसके हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करेंगे जो कि एनडीए फर्स्ट जो 2022 का हुआ था और जो एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड जो 2021 में हुए थे, उन तीनों वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप वहां से अगर चैनल से देखना चाहें तो आप डायरेक्ट चैनल से देख सकते हैं, और नहीं तो मैं वीडियो का लिंक जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे पहले एंटोनिम दिए हुए हैं, तो अगर आपने उन 3 वीडियो और इस चौथे वीडियो को देख लिया, यानी 4 वीडियो आपने अगर लगातार देख लिए एनडीए 2022 का, 21 का और 2020 का, अगर आपने ये चारों वीडियो देख लिए तो आप एकदम श्योर है 100% कि आप जिस भी एनडीए एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें 90% वोकैब आप बना लेंगे, 90% एंटोनिम और सिनोनिम आप सही करके आएंगे, क्योंकि हमने एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला दिया हुआ है, ही नॉडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। एब्सेंटली का मतलब, जैसे कि अगर आप एब्सेंट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है अनुपस्थित, यानी प्रेजेंट नहीं है जो, और जो अगर हमने एब्सेंटली लिख दिया जिसका मतलब होता है असावधानी से। असावधानी का जैसे हम बोल सकते हैं इनअटेंटिवली। तो अगर हम इसका एंटोनिम देखेंगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अलर्टली। अलर्टली का मतलब होता है बड़े ध्यान से सुनना, सावधानी पूर्वक सुनना। तो अगर हम इसके और एंटोनिम्स की बात करते हैं तो जैसा कि हमारा दिया हुआ है कैपेबली। कैपेबली का मतलब हमने कई बार बात कर रखी है। कैपेबल का मतलब होता है कॉम्पिटेंट, स्किलफुल, टैलेंटेड। इनको हमने पिछले वीडियो में कई बार डिस्कस कर रखा है। ये सारे वर्ड जो होते हैं ना, ये घुमा फिरा कर वही ऑप्शन लगा करके देते हैं। और जो एजिटेटेडली है, इसका मतलब होता है एक्साइटेड, इलेटेड, यानी उत्साहित व्यक्ति। इलेटेड, ELATED। और अगला दिया हुआ है ड्रीमली का मतलब होता है इन मैनर या किसी ढंग से। और अगर हम ड्रीमली का एक इडियम देखें तो ड्रीमली का एक इडियम होता है पाई इन द स्काई, जिसका मतलब होता है तीव्र इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा। पाई इन द स्काई, इसका मतलब होता है किसी चीज को पाने की एम्बिशन। तो अगला देखते हैं, जैसे कि अपना अगला दिया हुआ है आई फुली बिलीव दैट, ऑप्शन डी, मतलब ये दिया हुआ है एजुकेटेड का तो आप समझ रहे होंगे कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है हम उसे एजुकेटेड बोलते हैं। लेकिन हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इग्नोरेंट, जिसको हम बोल सकते हैं नॉलेजलेस। तो अगर हम इसके अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं, जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल एक सेरिब्रम से बना हुआ है, सेरिब्रम से। सेरिब्रम क्या होता है? वो माइंड का जो फ्रंट का हिस्सा होता है वही होता है, तथा उसी से हम सोच सकते हैं, उसी हिस्से से हम सोच सकते हैं, तथा उसी से हमें याद करने की शक्ति प्राप्त होती है। और जो इनलाइटेंड और इरुडाइट दिया हुआ है, इनलाइटेंड का मतलब होता है एजुकेटेड पर्सन, यानी इसका सिनोनिम है। इरुडाइट भी इसका सिनोनिम है। और इरुडाइट का एक और, जैसे कि मतलब और सिनोनिम होते हैं स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर। और साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं हम इनको, लेटर्ड भी बोल सकते हैं, LETTERED, लेटर्ड। तो अगला देखते हैं थर्ड नंबर, जो कि दिया हुआ है अपना इंपॉर्टेंट का मतलब होता है, इंपॉर्टेंट तो आप समझते हैं महत्वपूर्ण। तो अगर हम इसके अन्य सिनोनिम की बात करें, जिसको एक हम बोल सकते हैं वाइटल, सैलेंट, और ऐसे ही है एक क्रूशुअल। और जो सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट का भी सेम मतलब होता है इंपॉर्टेंट। बेसिक का एक सिनोनिम होता है इसेंशियल। बेसिक तो आप समझते होंगे फाउंडेशन। और अगला है प्रोबेबल का मतलब होता है जैसे कि संभावित, पोटेंशियल, एक्सपेक्टेड, कि जैसे कि घटना प्रोबेबल है या घटने वाली एक्सपेक्टेड है। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, यानी तुच्छ। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले की ओर। जैसा कि अपना दिया हुआ है मूव का मतलब होता है, तो आप समझते होंगे मूव का मतलब चेंज इन पोजीशन में चेंजमेंट। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो स्टॉल हो जाएगा। स्टॉल मतलब कोई व्यक्ति, मतलब कोई चीज ठहरी हुई। पुश तो आप समझते हैं कि पुश करना। रोटेट कोई चीज का रोटेशन। फ्लो, जैसे कि पानी का फ्लो होना। इसमें तो कोई कठिन एंटोनिम सिनोनिम नहीं थे, इसलिए उसको हमने इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। अगला दिया हुआ एक्सप्रेस्ड का तो आपको मतलब पता होगा। एक्सप्रेस्ड मतलब होता है खुला हुआ, जिसको मतलब सबको बताया हुआ। एक्सप्रेस्ड, जिसको हम बोल सकते हैं ओपन। और इसका एक बहुत ही मस्त होता है ओवर्ट, जिसको हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, ओवर्ट। और जिसका अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटोनिम इसका हो जाएगा कंसील्ड का मतलब होता है हिडन। तो जो हमारा फाउंडेड दिया, फाउंडेड का मतलब होता है किसी चीज को अस्तित्व में लाना, यानी स्टैब्लिश करना। या हम इसका एक इडियम भी बोल सकते हैं, ब्रिंग इनटू बीइंग। आप इन सबको लिखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए हैं, और जितना भी बोला वो एकदम परफेक्ट चीज़ है, क्योंकि मैंने भी 3 बार दिया हुआ, इतना एक्सपीरियंस हो गया। एक डिस्पेंस है और एक शेयर है। डिस्ट्रीब्यूट का एक डिस्पेंस होता है, एक शेयर होता है। और ऐसे कंसील्ड की हम बात कर लेते हैं, कंसील्ड के सिनोनिम्स की, तो जो कि होता है कोवर्ट। जैसे कि हमने एक्सप्रेस्ड की बात की, ये होता है ओवर्ट। अगर हम सी लगा देते हैं तो कोवर्ट हो जाता है। तो कोवर्ट का मतलब होता है हिडन कोई चीज़, हिडन, सीक्रेट, क्लैंडेस्टाइन,
क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन TINE। तो अगला देखते हैं, पीपल आर्ग्यू, अरे वार्मर, वार्मर का तो आप समझते होंगे वार्म मतलब गर्म, तो एंटोनिम हो जाएगा कोल्डर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जो फ्रेंडलियर है तो मतलब ये जैसे कि दोस्ती वाला, फ्रेंडली होता है वैसे ही फ्रेंडली दोस्ती वाला। और जो वाइल्डर है, वाइल्डर का मतलब है किसी की चीज को, किसी व्यक्ति को परेशान कर देना, किसी को परेशान करना। और हैवियर का तो आप मतलब समझते ही हैं। तो अगला देखते हैं, जैसे कि अपना अगला दिया हुआ कंसर्न। तो कंसर्न का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जैसे कि किसी चीज़ के बारे में चिंतित है, किसी चीज़ के लिए एंक्सियस है, केयरफुल है। जब व्यक्ति केयरफुल होगा किसी चीज़ को लेकर के तभी तो एंक्सियस होगा। एंक्सियस मतलब चिंतित, उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करने वाला, एंक्सियस। तो केयरफुल भी एक इसका हम लिख लेते हैं, केयरफुल। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा इंडिफरेंस, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है जिसे कोई चिंता ही नहीं, यानी अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड। अपैथी बोल सकते हैं, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, जिसको कोई चिंता नहीं। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी इसका सिनोनिम होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। केयरलेसनेस भी होता है, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस। और जैसे कि अपना अगला दिया वरीड, वरीड का मतलब कंसर्न और वरीड दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। और क्यूरियस क्या होता है, क्यूरियस का मतलब होता है ईगर, ईगर यानी उत्सुक, किसी चीज़ को जानने की बहुत ही तीव्र इच्छा, यानी टू नो समथिंग, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। अगला दिया पजल्ड, पजल्ड का तो आप समझते होंगे पजल्ड यानी परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, सॉरी PERPLEXED, परप्लेक्स्ड। और एक होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज्ड हम बोल सकते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ED लगा हुआ है, कन्फ्यूज्ड। अगला देखते हैं डिबेट, डिबेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर बहस होना, किसी चीज़ पर आर्ग्यूमेंट होना, डिसएग्रीमेंट जब दो लोगों के बीच में हो जाता है, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। एक तो हो जाएगा एक डिसएग्रीमेंट, और एक हो जाएगा रैंगलिंग, रैंगल यहाँ पर दिया हुआ है इसी तरीके से, रैंगलिंग हो जाएगा एक सिनोनिम इसका, रैंगलिंग। और एक हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, हाँ आर्ग्यूमेंट भूल गए थे हम, आर्ग्यूमेंट। तो हमारा देख लेते हैं जो कंटेंट दिया हुआ, कंटेंट का मतलब होता है बहस करना, बहस करना। तो और ये जो मूट होता है ये भी होता है एक सब्जेक्ट, मतलब इसका मतलब होता है बहस करने का कोई विषय, जैसे कि सब्जेक्ट टू डिबेट, सब्जेक्ट टू डिबेट यानी बहस करने की कोई विषय। और रैंगल का भी सेम मतलब, यानी तीनों का मतलब और इस डिबेट का मतलब, इन चारों का मतलब एक ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब सहमति हो जाना, जब सहमति हो जाएगी तो वहाँ पर डिबेट जैसा कोई टॉपिक ही नहीं बनेगा। अगला देखते हैं, इधर अगला हमारा दिया सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है जो कि इमोशन से रिलेटेड होता है, भावनाओं से रिलेटेड होता है। तो सेंसिटिविटी का अगर हम एंटोनिम देखेंगे तो हो जाएगा इम्परवियसनेस। इम्परवियसनेस का मतलब होता है कि जो भावनाओं से, जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगला हमारा दिया विलिंगनेस, विलिंगनेस। विलिंगनेस के हम अगर एंटोनिम की बात करते हैं, इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा रिलक्टेंट, रिलक्टेंट, RELUCTANT, रिलक्टेंट। और अगर हम दूसरे एंटोनिम की बात करते हैं तो हो जाएगा हाफ हार्टेड, HALF हार्टेड, HEARTED, हाफ हार्टेड। अगला दिया हुआ है रेस्पॉन्सिवनेस। तो रेस्पॉन्सिव तो आप समझते हो कि रेस्पॉन्स, किसी चीज़ का रेस्पॉन्स देना, प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करना किसी चीज़ पर। और जो क्लोजनेस है, क्लोजनेस का मतलब होता है करीबी, जैसे कि क्लोज फ्रेंड्स होते हैं तो उसी तरीके से क्लोजनेस हो जाएगा। अगला देखते हैं ह्यूज। ह्यूज का हमने कई बार अपने वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। ह्यूज के साथ में दो तीन और होते हैं, ह्यूज वेस्ट, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव PA वाला है, PANSIVE, एक्सपेंसिव। तो जो हमारा दिए हुए इसमें से अगर हम देखते हैं सिनोनिम क्या होगा, सॉरी एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टिनी। मेजर की बात करते हैं तो मेजर का एक तो रैंक होती है, मेजर की रैंक, और दूसरा होता है बिग यानी बड़ा, ह्यूज यानी सिनोनिम है इसका कहीं ना कहीं। और सिग्निफिकेंट का तो हमने बताया भी कि सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है और सैलेंट है, इनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। और डॉर्मेंट की बात करते हैं तो जो कि डॉर्मेंट दिया हो, डॉर्मेंट का मतलब होता है आलसी व्यक्ति, आलसी, डॉर्मेंट आलसी। तो इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम हो जाएगा इनएक्टिव, आइडल, इनएक्टिव, आइडल, IDLE। और एक हो जाएगा स्लीपिंग, स्लीपिंग, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। और एक हो जाएगा स्लगिस। आप इन सबको नोट करते चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही कहीं ना कहीं घूम फिर करके सारे यही आते रहते हैं। तो आप इसमें संदेह में ना रहिएगा कि ये नहीं आएंगे। अगर आपने कोई भी पेपर उठा लीजिए, NDA का ही हो अगर वो, तो उसमें आप 90% बना लेंगे अगर आपने ये 4 वीडियो मेरे देखे हुए हैं। तो अगला देखते हैं, जैसे कि हमारा दिया हुआ है वर्ड ऑफ, ये ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात कर रखी है कि जो कि सेंटेंस होता है वो कभी ना, मतलब 2 से 3% चांसेस होते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंजक्शन या प्रीपोजिशन से शुरू हो, नहीं तो बिल्कुल चांसेस नहीं होते हैं। जैसा कि फॉर दिया तो हमारा ऐसे तो कट जाएगा, ऐसे शुरू नहीं होने वाला। और साथ साथ में हम मिला लेते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो हमारा सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ सेवरल, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रीपोजिशन स्टार्टिंग में दे रखी है, कोर्स ऑन टाइम, कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट हमें यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। सब्जेक्ट अगर मिल रहा है तो यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि एक नाम है प्रोफेसर एंड्रयू डेजलर, क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी। क्या क्रिएट किया उन्होंने? एन इंट्रोडक्टरी। क्या इंट्रोडक्टरी क्रिएट किया? एन इंट्रोडक्टरी कोर्स। तो हमारा अगर हम देखेंगे तो आर के बाद हमारा आने वाला है क्यू, आर के बाद आएगा क्यू, आर के बाद क्यू यहाँ पर है और कहीं यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो तीनों ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
तो जैसे कि आप जानते भी होंगे कि जो ये टाइम होता है, ये टाइम अक्सर सेंटेंस के लास्ट में आता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो स्टार्टिंग में आ जाए। तो चलते देखते हैं अगला। अगला कि जैसे दिया हुआ है, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग। तो अगर आप देन देखेंगे तो इसको आपको पता चल जाएगा कि देन के पहले तुरंत कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। कंपैरेटिव कहाँ है? यहाँ पर है, आर में दी हार्डर, तो आना चाहिए आर के बाद क्यू। आर के बाद क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं आर के बाद क्यू, आर के जस्ट बाद क्यू होना चाहिए, ये इसमें किसी में नहीं, यानी आप सब गलत हो जाते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसा कि अपना अगला दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, किस लेयर का? दिस लेयर मतलब उस लेयर का, ऑफ द एटमॉस्फेयर शुड बी जनरली, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर में ही लेयर्स होती हैं और उन्हीं के टेम्परेचर की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा पी के बाद एस आएगा तुरंत, तो पी के बाद यहाँ पर भी एस नहीं, तुरंत पी के बाद एस आना चाहिए, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो पी क्यू आर एस वाले सेंटेंस होते हैं उनको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलते हैं अगला देखते हैं अपना, द एलिमेंट हीट्स अप। तो जैसे कि दिया द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली, अगर आप इवेंचुअली को समझे तो इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः यानी फाइनली। तो हम अगर देखते हैं ग्लोइंग लाइक अ डार्क रेंज दैट रेडिएट्स, और अगर हमें लिंक मिल गया, हमें इस सेंटेंस में आर में बिल्कुल लिंक मिल गया, दैट रेडिएट्स, क्या रेडिएट करती है, क्या विकृत करती है? द विजिबल रेंज, यानी विजिबल रेंज को रेडिएट करती है। तो आर के बाद एस आना चाहिए, आर के बाद एस किसमें किसमें है? आर एस इसमें है, केवल एस आर इसमें दिया हुआ, इसमें एस आर दिया हुआ, इसमें एस आर दिया हुआ, तो हमें आर के बाद तुरंत एस आना चाहिए। ये तीनों गलत हो जाते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी बचता है हमारा, वही राइट है। और हम देखते हैं अगला, इधर नहीं क्या? अच्छा, तो अगला हमारा दिया हुआ जैसे कि टू पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वीनस इज सो मच वार्मर। वार्मर आपने देख लिया, आपको वार्मर पता चल गया कि ये कंपैरेटिव डिग्री है कहीं ना कहीं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर देन कहीं पर मिलेगा, देन, हाँ देन यहाँ पर हमें मिल रहा है, यानी वार्मर देन द अर्थ, तो हमें आर के पी के बाद एस मिल गया। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री इसके बाद ये आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये अपने ही सेंटेंस के पीछे कैसे घूम के आएगा। तो ये हमारा पी के बाद तुरंत एस आ गया, पी के बाद एस कहाँ? यहाँ पर है, पी के बाद एस यहाँ पर है, ये दोनों गलत हो गए क्योंकि यहाँ पर पी एस है नहीं। अगर हम देखते हैं क्लोजर को, तो आप एक है फ्रेजल वर्ब क्लोज टू, क्लोज टू का मतलब होता है नियर, क्लोज टू का मतलब होता है नियर। तो अगर हम इसके बाद में देखते हैं क्लोज दैट नहीं हो सकता, क्लोज टू अगर हम देखते हैं ना तो क्लोज टू सन, क्लोज टू द सन यानी सन के पास है, तो इसलिए हमारा क्लोजर के बाद टू आएगा, क्लोजर के बाद टू आएगा, यानी एस के बाद आने वाला है क्यू। और हमने अभी पहले निकाल रखा था कि पी के बाद एस आएगा, पी के बाद एस, तो पी एस क्यू किसमें है? पी एस क्यू यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा अपना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये अगला दिया हुआ है आर। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर पहले यहाँ आर से शुरू कर रखा है, तो ये आर से तो कभी होने वाला नहीं, पी कट गए। अब आता है एंड कभी इससे भी नहीं शुरू होने वाला, ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। ऐसे ही बिना कुछ दिमाग लगाए अपने मन से सही हो रहा है, क्योंकि कंजक्शन से कहाँ शुरू होने वाला है। अगला देखते हैं एडवर्सिटी विदाउट कंपिंग, जो भी हो पढ़ो नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो बस। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, प्रीपोजिशन से शुरुआत हो रहा है। एडवर्सिटी यहाँ डायरेक्ट वर्ब है, तो अगर हाँ एक लिंक मिल गया जैसे कि आर को आप पढ़ेंगे बिटवीन फ्रेंड्स विच इज सब्जेक्टेड टू बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ेंगे बोथ के जस्ट बाद आएंगे प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, तो इसी के जस्ट बाद यानी आर के साथ हमारा पी आएगा, आर के साथ पी, आर के जस्ट बाद पी आना चाहिए, आर के बाद पी नहीं है इसमें, आर के बाद पी है, आर के बाद पी है, आर के बाद पी इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी बी और सी ऑप्शन बचते हैं। और बी और सी ऑप्शन को देखते हैं, फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, पी, जैसे कि ये दोनों कट चुके हैं, इसके बाद यानी आर पी के बाद नहीं आर के बाद पी आ रहा, आर के बाद पी आ रहा है, आर के बाद पी आ रहा है। तो अब हमको देखना है कि हमें सब्जेक्ट कहाँ उठा के लाना है, सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ भी नहीं है और सब्जेक्ट है तो यहीं पर है, तो हमारा ये यानी एस से शुरू होना चाहिए सेंटेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि क्यू कोई सब्जेक्ट नहीं है। टू द क्लाउड, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है, और ए और डी तो पहले ही गलत हो चुके थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिना पढ़े आप इनको एकदम आसानी से कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ड इज। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप देखेंगे ये फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ड इज क्या, वर्ड क्या है, वर्ड इज मेक। अगर आप इसके बाद में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पी के बाद एस आने वाला है, पी के बाद एस आने वाला है, क्योंकि आप यहीं से सिर्फ पढ़ लीजिए, द वर्ड इज नथिंग अदर देन अ प्लेस ऑफ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस में होता है परेशान करने वाला, जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें बात किया वाइल्डर क्या होता है, वाइल्डर में होता है परेशान करने वाला, तो हमारा पी के बाद एस आ गया। और हमें अब सब्जेक्ट की जरूरत है, मेक क्या है, मेक आपको दिख रहा होगा, मेक एक वर्ब है, यहाँ पर वर्ब, तो वर्ब है तो इसके पहले कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो कोई ना कोई इसको ऐड करने के लिए इन्फिनिटिव वगैरह का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट तो मिल रहा है, इट इज माइजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू मेक फ्रेंड्स, यानी आर के बाद हमारा क्यू आना चाहिए, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू, आर के बाद क्यू पी एस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा और सारे गलत हैं। तो चलते हैं अगले की ओर।
टेक्स द लॉन्गेस्ट, पहले ही आपको पता चल गया कि पी से शुरू होने वाला नहीं, क्योंकि पी में ये जो टेक्स है ई मतलब एस लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया ये वर्ब है, वर्ब सिंगुलर वर्ब, जो कि सिंगुलर वर्ब की ओर इशारा कर रही है। तो सिंगुलर यहाँ पर सब्जेक्ट हमको देखना होगा, सब्जेक्ट कहाँ है, टू फिनिश का सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं। द जॉब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि द जॉब हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, तो यानी आर हमारा स्टार्टिंग में आ गया, ये तो हमें पता चल गया। तो अब पता ही क्या करना है, एस से तो हमारा शुरू नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, काम खत्म। जब हमें पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो चलते हैं अगले की ओर। लास्ट दिया हुआ है अपना पी क्यू आर एस। टू व्हाट यू कैन नॉट क्रिएट, कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट। तो इसको तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो एक तो पहली बात तो ये एक क्वाइट है, ये रॉय टी बेनेट का क्वाइट है, सॉरी कोट है, रॉय टी बेनेट का कोट है ये। रॉय टी बेनेट का कहना था कि किसी चीज़ के बारे में इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल, उन चीज़ों के बारे में चिंतित होने का कोई फायदा नहीं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो जो तुम बना सकते हो उस तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ देखो, आर एस क्यू। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है कोट है कि ये कोट है या क्या है क्या नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो कैन नॉट जो है, कैन नॉट की जस्ट बाद क्या आने वाला है, क्योंकि जो मॉडल्स होती हैं, मॉडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो इसके बाद अगर हम आर को लाते हैं तो इंस्टीड ऑफ, ये एक प्रीपोजिशन, ये आ ही नहीं सकता, तो ये हमारा आर कट गया। इसके बाद में अगर हम क्यू की ओर जाते हैं तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंट्रोल दी हुई है, ये हो सकता है, लेकिन अगर हम इसकी ओर जाते हैं पी की ओर, तो यहाँ पर ना कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऊपर से टू लगा रख दिया है, तो इसलिए हमारा एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस के बाद क्यू। तो यहाँ पर एस के बाद क्यू, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी ऑप्शन नंबर बी कट गया, ऑप्शन नंबर बी आराम से एलिमिनेट हो गया। और साथ साथ में अगर हम देखते हैं कि एस के बाद क्यू, तो फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, इंस्टीड ऑफ। अगर आपने सेंटेंस, कई सेंटेंस देखे होंगे, तो अक्सर वो प्रीपोजिशन के, मतलब जो प्रीपोजिशन के होते हैं इंस्टीड ऑफ वाले मोस्टली इंस्टीड ऑफ से ही शुरुआत होती है सेंटेंस की। और साथ साथ में दूसरी बात, ये जो अबाउट दिया हुआ है, अबाउट के बाद क्या आना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अबाउट के बाद नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए या कोई नाउन क्लॉज आ जाए। तो अगर हम इसको सेंटेंस से शुरुआत करते हैं आर से, तो इंस्टीड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट, यानी आ जाएगा हमारा आर एस क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले की ओर। ये क्या है, अच्छा नीचे कुछ दिए हैं, हाँ चलिए सिनोनिम्स की ओर चलते हैं। जैसे कि अपने सिनोनिम्स दिए हुए हैं, डाइवोर्स, डाइवोर्स का तो मतलब आप समझते होंगे, डिवोर्स आपने सुना होगा, वही डिवोर्स ही है ये। डिवोर्स का मतलब होता है अलगाव, किसी चीज़ से अलग कर देना, सेग्रीगेशन। तो इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम हो जाएगा डिटैचमेंट का भी होता है अलग कर देना, और एनलमेंट का भी सेम मतलब होता है, लेकिन अगर हम करीबी की बात करेंगे, नियरेस्ट मीनिंग की बात करेंगे, तो डिटैचमेंट हो जाएगा। इस डाइवोर्स का मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी व्यक्ति को अलग कर देना, ऑफिशियली। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो गई, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रही है, यानी उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। कोई व्यक्ति है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, अगर कोई चीज़ है तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी आ गई, ब्रेकिंग डाउन हो गया। और पनिशमेंट का होता है दंड देना या पेनल्टी। अगला देखते हैं 22 जेंटल। आपको जेंटल तो समझ ही में आ रहा होगा, जेंटल का मतलब होता है एकदम जेंटल टाइप पर्सन, नोबल, इंटेलिजेंट होता है, और माइल्ड पर्सन। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सिनोनिम हो जाएगा एमिएबल। हार्मफुल जो होता है, हार्मफुल का मतलब तो आप जानते होंगे, हार्मफुल मतलब हानिकारक, तो इसे हम इंजूरियस भी बोल सकते हैं, इंजूरियस। तो आप जेंटल का तो आप जान गए कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कनिंग का तो एक कनिंग चालाक, कनिंग यानी क्लेवर, डॉजी, DODGY, डॉजी, कनिंग, क्लेवर, डॉजी। और अगला देखते हैं एडजस्टिंग तो आप समझते होंगे कि जो व्यक्ति एडजस्ट कर लेता है, मतलब अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में ढाल लेता है, तो उसे हम एडजस्टिंग बोलते हैं। तो अगले की ओर चलते हैं, जैसे कि अपना अगला दिया बाउंस बैक का मतलब होता है कि जैसे कि अपने पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप अगर दबाओगे तो वो जल्दी तुरंत ही अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगी जिस कंडीशन में वो पहले था, तो अपनी कंडीशन में बहुत ही जल्दी लौटाना, इसको हम बोलते हैं रिक्वाइल्स। इसका ऑप्शन मतलब ए सही हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं डिफ्लेट का मतलब, अगर आपने इन्फ्लेट सुना होगा, इन्फ्लेट का मतलब होता है बढ़ना किसी चीज़ का, उसका ये एंटोनियम डिफ्लेट। और इन्फ्लेट तो यहाँ पर सामने लिखी रखा है, इन्फ्लेट का मतलब किसी चीज़ का बढ़ना। जैसे गुब्बारा फुलाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं बलून इज इन्फ्लेटिंग, गुब्बारा फूल रहा है। इन्फ्लेट मतलब किसी चीज़ का आकार बढ़ना। तो अगला देखते हैं एग्जीक्यूट क्या होता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी काम को कंप्लीट हो जाना, यानी काम को कंप्लीट करना। और अगर हम बात करते हैं, एक आपने वर्ड सुना होगा एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी देना। और अगर हम इसका एक वो बात कर लेते हैं, जो क्या होता है पुल ऑफ फ्रेजल वर्ब। ये पुल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें OFF वाला है। पुल ऑफ का भी मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। यह बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब से जो वो आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, वो फ्रेजल वर्ब से ही अधिकतर बनाते हैं। और जो डिजायर का तो आप समझते हैं इच्छा। डिबेट की हमने जैसे कि बात कर ली, डिबेट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, रैंगलिंग,
रैंगलिंग जैसे कि अभी बात कर चुके हैं। तो वही मेरा कहना है कि अगर आप इन 4 वीडियोस को देख लेते हैं ना तो आपका 90% सही है, मतलब 90% आप सही ही करोगे एग्जाम में। एकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, यही हमारा इसका सिनोनिम है। एकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, किसी काम को कंप्लीट करना। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, लीव करना, गिव अप करना। रिनाउंस करना, गिव अप सॉरी, रिनाउंस RENOUNCE, रिनाउंस कर देना, किसी चीज का त्याग कर देना। अगला है हाँ कनिंग, कनिंग यहीं आ गया, अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। कनिंग का मतलब आप समझते हो नहीं, ऊपर तो नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कोई। अच्छा, एग्जीक्यूट के बाद हमको विद इक्वेनिमिटी पे आना है। ठीक सॉरी। इक्वेनिमिटी का अगर आप देखें तो इक्वेनिमिटी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिसके पास मेंटल कामनेस यानी दिमाग से एकदम शांत है जो व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं इक्वेनिमिटी का अगर हम सिनोनिम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पेशेंटली। मतलब जो व्यक्ति काम है तो वो धैर्यपूर्वक ही तो किसी की बात सुनेगा। ही लिसन टू मी विद इक्वेनिमिटी का मतलब उसने बड़ी ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी, बड़ी धैर्य से उसकी बात सुनी, पेशेंटली। अगर हम केयरलेसली की बात करते हैं तो केयरलेसली के केयर का हम सिनोनिम देख लेते हैं। केयर का सिनोनिम होता है अनकेयरिंग, सॉरी केयरलेस का सिनोनिम अनकेयरिंग हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, उसी तरीके से केयरलेस का सिनोनिम हो जाते हैं। अगला है एक्साइटेड का तो आप समझते होंगे, एक्साइटेड मतलब ईगर और इंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, स्पिरिटेड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अगला है हाफ हार्टेडली, जैसा कि हमने अभी बात कर रखी है। हाफ हार्टेडली का मतलब होता है रिलक्टेंट यानी जिसका कोई काम करने का मन नहीं है, आधे मन से वो काम कर रहा है। और दूसरा होता है अनविलिंगली, रिलक्टेंट का होता है विलिंगली, VILLINGLY, विलिंगली। अगला अपना दिया हुआ है फ्यूटाइल तो आप समझते हैं फ्यूटाइल का मतलब होता है पॉइंटलेस, यूजलेस, फ्रूटलेस, जिसका कोई परिणाम ना हो, फ्रूटलेस। रिजल्टलेस भी बोल सकते हैं ऐसे ही, जैसे कि हमने बताया यूजलेस, पॉइंटलेस, फ्रूटलेस एंड ऐसे करके कई थे इसमें, हम भूल गए अभी। पॉइंटलेस इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो जैसा कि अगले दिए हुए कॉस्टली का आप तो समझते होंगे महंगा। और जो इंडिसिसिव दिया, इंडिसिसिव का मतलब होता है दुविधा में, यानी अनडिसाइडेड कंडीशन, दुविधा में अनडिसाइडेड कंडीशन। तो अगर हम इसके इडियम्स की बात करते हैं तो इससे 2 इडियम्स बनते हैं, एक है इन अफिक्स और एक दूसरा है सिट ऑन द फेंस। अभी हमने पिछले वीडियो में बात कर रखी है सिट ऑन द फेंस यानी इंडिया की कंडीशन सिट ऑन द फेंस कब थी, जब यूक्रेन और रशिया का वार था तो इंडिया ने किसी की साइड नहीं ली, यानी इंडिया इंडिसिसिव कंडीशन में था, सिट ऑन द फेंस था। इनअफिक्स भी बोल सकते हैं। सक्सेसफुल का मतलब होता है सक्सेसफुल यानी सक्सेस व्यक्ति। तो इसके जैसे कि हमने बात की थी यूजलेस, पॉइंटलेस और फ्रूटलेस, और एक वेन, VAIN, वेन का मतलब भी व्यर्थ होता है, या वर्थलेस भी बोल सकते हैं, वर्थलेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम बात कर रहे हैं और इनको हल्के में ना लेना भाई, और लेना हो तो लेना, वो आप ही के लिए घातक होगा। फटल मतलब वो आप ही के लिए फटल होगा, घातक। समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। कनिंग का मतलब होता है चालाक, जैसा कि अभी हमने बात कर रखी है। कनिंग यानी क्लेवर, क्राफ्टी आपने सुना होगा, क्राफ्टी टाइप का पर्सन है ये। डिवियस, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक डिवियसनेस, तो वैसे यहाँ पर आ गया डेवियस। तो हमने उसमें बताया था डिवियसनेस का मतलब होता है चक्करदारी, तो वही ये हम कहना चाह रहे थे कि वो कनिंग था, यानी डेवियस का मतलब होता है कनिंग, चालाक, चतुर। तो इसका सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम हो जाएगा डॉजी। और इंटेलिजेंट तो आप समझते हैं फिट का फिट ही होता है। कैपेबल का भी हमने बात की, कॉम्पिटेंट, स्किलफुल, टैलेंटेड, इसी तरीके से हो जाते हैं। और जो इंटेलिजेंट है इसके 2-3 रख लीजिए आप, सगेसियस, वाइस, स्किलफुल, ब्रिलियंट। और जो डॉजी होता है, डॉजी का एक और हो सकता है जिसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, लिख दें यहाँ पर एम्बीडेक्स्ट्रस, चालाक, चतुर व्यक्ति, बहुत ही छली कपटी, कौटिल्य जिसे बोलते हैं, कौटिल्य। तो अगला दिया हमारा द डिसीजन इज क्रूशल का तो अभी हमने बात कर रखी है कि क्रूशल क्या होता है। क्रूशल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल, या हम बोल सकते हैं इसको सैलेंट, डिसीसिव भी बोल सकते हैं, डिसीसिव, अरे डिसीसिव गलत लिख दिया यार, डिसीसिव, अरे चलो यार डिसीसिव। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो सिनोनिम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी मोमेंटस। और नेचुरल का तो प्राकृतिक होता है, और प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशिएंट, जैसा कि अभी हमने एक और बोला था, एंशिएंट हो गया। और एक बेसिक, और एक होता है आर्किक। और इनेप्ट का क्या होता है? इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति, जो अनवर्दी है, टैलेंटलेस है, जिसके पास स्किल्ड नहीं है यानी अनस्किल्ड है, इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट। अभी कॉम्पिटेंट की बात करके आए ना हम लोग, इनकॉम्पिटेंट, अरे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम यार, इनकॉम्पिटेंट, COMPETENT, इनकॉम्पिटेंट। अगला हमारा दिया हुआ 29 फ्रीजी का मतलब क्या होता है? सॉरी, फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? फ्रेंजी का मतलब होता है एक जैसे कि व्यक्ति पगला जाता है ना, सनक सवार हो जाती है उसके दिमाग पे, तो उसे हम बोलते हैं सनक, यानी पैशनेटेड, बहुत ही जुनूनी व्यक्ति, अपने काम के लिए जुनून में आ जाता है, पागलपन, सनक जिसे बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बजर्क का मतलब होता है मैड, क्रूक्ड, इंसेन,
और एकदम निडर व्यक्ति जो अपने गोल के लिए एकदम पागल हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और देखते हैं जैसे कि क्रिएटिव टाइप का पर्सन तो आप जानते हैं कि जिसके दिमाग में नए नए विचार आया करते हैं, क्रिएटिव होता है। साइलेंट का मतलब होता है शांत, टैकिट, TACIT टैकिट, म्यूट MUTE म्यूट, डम्ब DUMB डम्ब। और अगला दिया रॉन्ग तो समझते हैं अनरीजनेबल, इम्प्रिसाइज, अरे बहुत से रॉन्ग का तो कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग तो समझ ही गए होंगे आप। यर्निंग का मतलब होता है तड़पना, किसी चीज़ के लिए बेकरार होना, किसी चीज़ के लिए परेशान होना, तो उसको हम बोल सकते हैं ग्रोन, GROAN ग्रोन। ग्रोनिंग इन द पेन आपने सुना होगा, यानी दर्द से कराहना। लॉन्गिंग LONGING लॉन्गिंग। इसका हम अगर बात करेंगे सिनोनियम तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैंकरिंग। और अगले देखते हैं जैसे डिक्लाइनिंग तो आप जानते होंगे पतन, किसी चीज़ का अंत हो जाना, यानी उसका अंत हो जाना, पतन हो जाना। डिके DECAY डिके। और डाउनफॉल भी हम इसको बोल सकते हैं डाउनफॉल, DOWNFALL। ये आप हम बोल देंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। और जो बेगिनिंग का होगा रिक्वेस्ट, बेगिनिंग बोल रहे हैं, बेगिंग को हम एक तरीके से दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम बैग बोलेंगे तो बैग का मतलब होता है एक तरीके से रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, या भीख मांगना, तो सिंपल मीनिंग है। और इसको हम एक और भी है जो कि फ्रेजल वर्ब में है, जिसको बोलते हैं आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। अगला देखते हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात होने वाली है। तो प्रीपोजिशन में इंक्रीज के साथ क्या क्या लगता है, एक बाई, टू और बाई तो हटा दो पहले ही। तो यहाँ पर जो ऑफ है और इन है, इनमें हमें बात करनी है। तो जो ऑफ होता है वो लगता है तब जब किसी अमाउंट के हम इंक्रीज होने की बात करें, एन अमाउंट और नंबर, जब हम किसी अमाउंट के इंक्रीज होने की बात करें, किसी नंबर के इंक्रीज होने की बात करें, तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और इन का प्रयोग कब करते हैं, इनका प्रयोग तब होता है जब जो इंक्रीज है वो एक नाउन के रूप में आए, इंक्रीज है जो वो नाउन के रूप में है, और ये किसी चीज़ के बढ़ने की बात करें, मतलब जो इंक्रीज है वो एक नाउन के रूप में आना चाहिए, नाउन के रूप में, और वो किसी चीज़ के बढ़ने की बात करें। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसे आ रहा है ये। तो 20th century by the climate models that exclude, क्या एक्सक्लूड करता है, that exclude the observed increase, observed, दा तो आपको समझ में आ गया होगा, दा क्या है, आर्टिकल, और ये ऑब्जर्व क्या है, ये है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर इंक्रीज क्या बनेगा, यहाँ पर अब इंक्रीज यहाँ नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसलिए इस इंक्रीज इन का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस फेल्स टू सिमुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर द, जैसे कि यहाँ पर आपको फिर दिखा होगा कि जो दा है, दा यानी आर्टिकल केवल कहाँ आता है, नाउन के बाद, मतलब नाउन के पहले, तो नाउन के पहले आता है, तो यानी इंक्रीज इन के पहले दा है, दा के लिए यहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंक्रीज नाउन के रूप में आया इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, अगला जैसा ये वर्क। अब हमें बात करनी कि क्या मतलब इसमें क्या प्रयोग होगा। जैसे कि आपने बहुत ही फॉर्मल स्पीकर्स को देखा होगा, फॉर्मल स्पीकर या ऑफिशियल जो भी बात करते हैं, वो अगर अपनी एज के बारे में बात करेंगे, एज के बारे में, तो अपनी एज के पहले वो एट का प्रयोग करते हैं हमेशा। जैसे कि वो कहेंगे कि आई वॉज एट 21 व्हेन आई लीव द होम, ऐसा करके वो बात करते हैं, व्हेन आई लेफ्ट द होम ऐसा करके बात करते हैं। तो यहाँ पर एज की बात की गई, तो यहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे, और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एट अ यंग एज, मतलब जवानी की अवस्था में। पीपल हु आर एवर्स के साथ एक मतलब रूल क्या होता है, ये प्रीपोजिशन फिक्स होता है कि एवर्स के साथ टू का प्रयोग होता है हमेशा। अगला हमारा दिया हुआ आई हैव नोन हर लॉन्ग टाइम, तो इसके साथ फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अनिश्चित टाइम है, अगर निश्चित टाइम होता तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो अगला देखते हैं, जैसे कि लिया आई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन द सर्टेन कंडीशन, यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशंस फिक्स जो होती हैं उनके लिए कोई ट्रिक और टिप्स की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी जो होता है वहाँ पर ट्रिक्स लग सकती हैं, नहीं तो अक्सर प्रीपोजिशंस आपको फिक्स ही मिलेंगे और इन्हें आपको समझना और याद ही करना पड़ेगा। तो अगला देखते हैं, ये अगला हमारा दिया हुआ है, अरे हाँ, ये जैसे कि दिया हुआ सी इज अ वुमेन हम्बल ओरिजिन। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि उसके ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं कि वुमेन इज द वुमेन ऑफ हम्बल ओरिजिन। अगला देखते हैं, देयर इज नो क्योर। तो जैसे कि यहाँ पर ट्रिक्स क्या है, यहाँ पर दो तरीके का रूल है, इसलिए इसको एक ट्रिक्स के रूप में मान सकते हैं। जैसे कि क्योर है, जब क्योर के साथ ऑफ आता है और क्योर के साथ फॉर आता है, दो आते हैं ना, एक फॉर आता है एक ऑफ आता है। फॉर कब आता है और ऑफ कब आता है, एक मिनट, हाँ, क्योर ऑफ तब आएगा जब कोई व्यक्ति रिकवर हो जाएगा, यानी पुनः स्वस्थ हो जाएगा, तब हम उसे क्योर ऑफ बोलेंगे। और जब क्योर फॉर कब आएगा, जब हम किसी के ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जब हम किसी के उपचार की बात करेंगे। तो यहाँ पर किसकी बात की जा सकती है, आप देखिए, देयर इज नो क्योर डैश द कॉमन कोल्ड, मतलब कॉमन कोल्ड के लिए यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, यानी उपचार नहीं, ट्रीटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्योर फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योर फॉर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाँ, अगला देखते हैं, जैसा कि दिया हुआ आई रैन डैश जॉन यस्टरडे एंड इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज, कि वो जब जॉन से मिला होगा कल तो उसके लिए एक बहुत ही प्लीजेंट सरप्राइज, खुशनुमा एक आश्चर्य था। तो रैन के साथ हम देख लेते हैं कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती है। एक रैन इनटू होता है जिसका मतलब होता है अचानक मिलना किसी व्यक्ति से, और अचानक मिलना मतलब मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, या हम बोल सकते हैं बाई चांस मिलना,
कोलाइड विद भी एक इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक बम्प इनटू सिनोनिम हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और साथ साथ में जो बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। रैन बाय का मतलब क्या होता है? रैन बाय का मतलब होता है किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म करना, किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म करना, वो भी ब्रीफली इन्फॉर्म करना, किसी व्यक्ति को किसी चीज के बारे में ब्रीफली इन्फॉर्म करना, संक्षेप में बताना। संक्षेप मतलब आप समझते हैं छोटी बात, थोड़ा सा कम करके, ये नहीं कि बहुत लंबी बात बता दी, थोड़ा सा कम करके, यानी संक्षेप में उसको, उस व्यक्ति को किसी चीज की इन्फॉर्मेशन दे देना। और रैन ऑफ, ओ डबल एफ जो है, इसका मतलब होता है रन अवे, यानी भाग जाना, रन अवे, टू फ्ली, रन अवे, टू फ्ली समझते हैं ना आप, टू फ्ली, एफ एल डबल ई फ्ली। और रन बिसाइड का मतलब होता है कि आप जैसे मूव क्विकली, मूव वेरी क्विकली, यानी अगर किसी व्यक्ति के बगल में चले तो बहुत तेजी से चलना है, उसे हम बोलते हैं रन बिसाइड। रन बिसाइड मतलब किसी व्यक्ति के बगल में बहुत तेजी से चलना, मूव क्विकली, मेरे मुंह से साला टेढ़ा मेढ़ा निकलता है। माई ग्रैंड मदर इंजॉयड बोटिंग द लवली लेक। तो हम देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन जो यूज होते हैं वो कैसे कैसे यूज होते हैं। जो इनका प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं लोकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? लोकेशन। और जो ऑन होता है ये सरफेस की बात करता है, ऑन द सरफेस। बिसाइड होता है ये किसी चीज के आसपास की बात करता है, कि आसपास, जैसे कि रवि सेड बिसाइड मी, बिसाइड मतलब मेरे पास में बैठा है। और जो विदिन होता है ये एक सीमा की बात करता है, एक रेंज की बात करता है, इन द रेंज। तो अगर हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, तो हम इन द रेंज की तो बात नहीं करने वाले, ना ही हम पास की बात करने वाले, ना ही सरफेस की बात करने, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोकेशन की बात कर रहा है। बोटिंग द लवली लेक, द आप समझ रहे होंगे, द मतलब होता है किसी चीज को स्पेसिफाइड कर देना, यानी वो एक पर्टिकुलर लेक की बात कर रहा है, सबकी लेक की बात नहीं कर रहा। अगला दिया हुआ है, ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम देयर सफरिंग एंड पॉवर्टी। तो हम समझ लेते हैं कि रिलीव के साथ क्या क्या सिस्टम होता है प्रीपोजिशन का। जो रिलीव होता है, RELIEVE, रिलीव ऑफ और फ्रॉम होते हैं, मेनली दो होते हैं। एक फ्रॉम होता है, फ्रॉम तब लगाते हैं, और ऑफ तब लगाते हैं। कब लगाते हैं मतलब फ्रॉम तब लगाते हैं जब हमें किसी चीज से जब हमें शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज से छुटकारा मिलता है। और फ्रॉम के तुरंत बाद यहाँ पर सब्जेक्ट या कुछ भी आएगा, और तब रिलीव के और फ्रॉम के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, मतलब रिलीव जस्ट फ्रॉम, रिलीव फ्रॉम दिस, रिलीव फ्रॉम दैट, रिलीव फ्रॉम इज दिस, ऐसे करके आएगा। और जब हम ऑफ की बात करेंगे तो ऑफ कब आएगा? रिलीव लिखा होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट होगा कोई, रिलीव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी यहाँ पर जरूर होगा, और यहाँ पर कुछ भी होगा। रिलीव समथिंग ऑफ समवन, रिलीव समथिंग ऑफ समवन, ऐसे करके आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीव देम ऑफ दियर सफरिंग्स, मतलब ये जो समवन है और ये समथिंग है, रिलीव के बीच में यहाँ पर देम लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑफ, ओ डबल एफ नहीं, ओ एफ वाला ऑफ, अरे यार का पता नहीं क्या हुआ था, ओ एफ वाला ऑफ यहाँ सही हो जाएगा। और जब रिलीव ऑफ होता है, यानी ओ एफ वाला आता है, तो इसका मतलब होता है उसको परमानेंटली छुटकारा मिल गया उस चीज से। तो अगला देखते हैं, जैसे कि अगला दिया हुआ है, अरे इरर्स, वाह इरर्स आ गए। तो अगला दिया इरर्स, द बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ, अरे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप बताओ तो बताओ, बढ़िया, बहुत ही आसान एरर है। तो अगर इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट पिन करिएगा, मतलब कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो है अगला, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, तो इसको मैं 5 वर्ड आपके इसके साथ बता देता हूँ। एक जैसे लुक फॉरवर्ड टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू, कन्फेस टू, ऑब्जेक्ट टू, विद अ व्यू टू, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक फॉरवर्ड टू, कन्फेस टू, ऑब्जेक्ट टू, विद अ व्यू टू एंड एडिक्टेड टू। इनके बाद जो आने वाली, जो टू से जुड़ेंगे ना, टू के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो ING फॉर्म में होगी, जबकि हमें लगता है कि ये जो टू लग गया है यहाँ पर जीरंड होगा, लेकिन टू लग गया है तो यहाँ पर इन्फिनिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं, यहाँ पर जीरंड आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अगला देखते हैं, आई कांट कोप अप विद दिस प्रेशर। तो ये जो कोप अप लिखा हुआ है ना, ये कोप अप कभी नहीं होता है, यहाँ पर होता है कोप विद। कोप विद का मतलब होता है टू फेस डिफिकल्टी, यानी किसी कठिनाई का सामना करना या किसी कार्य को मैनेज करना। टू मैनेज संवर्क, किसी काम को मैनेज करना या तो किसी डिफिकल्टी का सामना करना। और अगला दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी में एरर है, अप नहीं लगना चाहिए यहाँ पर। हमारा अगला है, आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। तो अगर आप बाई का जहां पर प्रयोग करेंगे तो बाई के साथ किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन मीन का प्रयोग करेंगे, जबकि यहाँ पर वॉक जो है ना कोई ट्रांसपोर्टेशन मीन नहीं है, तो यहाँ पर बाई वॉक नहीं, ऑन फुट का प्रयोग होना चाहिए, ऑन फुट, FOOT फुट। और अगला है, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। अगर हम किसी की घड़ी से पूछते हैं कि तुम्हारी घड़ी में क्या बच रहा है, तो हम उससे पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इन नहीं, यहाँ पर हमें बाय का प्रयोग करना होगा। अगला, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन दैट ऑफ योर्स। तो ये गलत है, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो चलो हम ही बताते हैं। जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा कि द हाउस ऑफ माई अंकल, द हाउस ऑफ माई अंकल इज बिगर देन दैट ऑफ माई फादर, बिगर देन दैट ऑफ माई फादर। यहाँ पर हम लिख देते हैं बिगर देन दैट ऑफ माई फादर। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माई फादर यानी नाउन आ रहा है, नाउन, माई फादर सब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पर योर्स जो है ना, ये योर्स जो है पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर योर्स नहीं यू आना चाहिए, यू। अगला देखते हैं, हाँ जैसे अगला दिया, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पर सब ये जो डॉटर इन लॉज है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है इंग्लिश डिक्शनरी में। ये होता है या तो दो तरीके से होते हैं, एक शब्द DAUGHTERS लिखो, ये डॉटर है तो डॉटर में एस लगा दो, और फिर इन लॉ एक ये शब्द होता है, इन लॉ एक ये शब्द होता है, डॉटर में एस ना लगाओ तब डॉटर में बिना एस लगाए इन लॉ होता है। तो ये जो डॉटर इन लॉ होता है इसका मतलब होता है सिंगुलर, हम बात कर रहे हैं साली की, और जो डॉटर्स इन लॉ होता है मतलब हम सालियों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर, तो हमारा ये जो है ऐसा शब्द नहीं होता, तो इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर बी में एरर होगी। तो अगर हमें यहाँ पर एस लगाना है लास्ट में, लॉज में एस लगाना है, तो हम इस तरीके से अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह डायरेक्ट एस नहीं लगा सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। अगला, आई प्रीफर सी फूड देन मेडिटेरियन फूड। तो अगर आप देखेंगे प्रीफर के साथ और प्रेफरेबल के साथ देन की जगह टू का प्रयोग होता है, और ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, इनके आगे मोर या मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, इनके साथ हमेशा टू आता है, प्रीफर और प्रेफरेबल के साथ। अगला है वी वर डिस्कसिंग, ये भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में, 49 क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला, डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द सेल्फ्स, ऑप्शन नंबर डी, मतलब एरर, नो एरर बोल रहा है, लेकिन इसमें नो एरर नहीं, ऑप्शन नंबर ए में एरर है, क्योंकि अगर हम देखते हैं डिस्पोज ऑफ का केस, डिस्पोज ऑफ के साथ जो प्रीपोजिशन होती है ओ एफ वाली रखती है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बेच देना, टू सेल, या उसको उस जगह से हटा देना जहां पर वो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत ही आपका मतलब देखते रहिएगा, थोड़ा वीडियो शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।